तो क्या है बच्चों, एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी इन यूनिवर्स विद अ फोर्स कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अगर इन दो अट्रैक्ट होने वाली बॉडीज में से एक बॉडी बहुत बड़ी है, एक बहुत छोटी है, जैसे अर्थ बहुत बड़ा मास है, ये पेन बहुत छोटा सा मास है, तब इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा उसे क्या कहते हैं, ग्रेविटी। तब उसे ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, तो एवरी मास अट्रैक्ट्स एवरी अदर मास इन यूनिवर्स विद अ फोर्स कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। वही सब चीज़ें अब यहाँ देखेंगे इसमें हम। ठीक है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन में सबसे पहले हम यहाँ देखने शुरू कर रहे हैं केप्लर्स लॉ से। किससे? केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ये आपके 11 से हटा दिया गया है, 11 से में पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है, ये सिलेबस में नहीं है। ठीक है, केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे हैं? तो केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन में जो फर्स्ट लॉ है वो क्या है? फर्स्ट लॉ को क्या कहते हैं बच्चों? लॉ ऑफ ऑर्बिट। क्या कहता है फर्स्ट लॉ? लिखो, एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्स जानते हो ना? इलिप्टिकल ऑर्बिट सच दैट, इलिप्स के कितने फोकस होते हैं? 2। सन इज सिचुएटेड सच दैट सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ द टू फोकाई ऑफ one of the two foci of elliptical path. Every planet revolves around the sun in elliptical orbit. ठीक है, ये हमारी इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है, इलिप्टिकल। ठीक है, और इसके 2 फोकस होंगे, ये इलिप्स है, ये इसकी कौन सी एक्सिस होती है? ए डैश। ए डैश ये कहलाती है मेजर एक्सिस। क्या कहलाती है? और ये जो एक्सीज है ये वाली बी डैश, ये क्या होती है? माइनर एक्सीज। ठीक है, और ये क्या होता है? सेंटर। 2 फोकस होते हैं इसके, एक फोकस यहाँ होता है और एक फोकस यहाँ कहीं होता है। तो सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ द टू फोकाई ऑफ द इलिप्टिकल पाथ। किसी एक फोकस पे सन होगा, मान लो इस वाले फोकस पे है सन। ठीक है, ये सन की पोजीशन है, ये सन की पोजीशन है। ठीक है, SUN सन। ठीक है, अब प्लैनेट जो होगा यहाँ इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में, ये प्लैनेट की पोजीशन है, प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा होगा, ये प्लैनेट घूम रहा है इलिप्टिकल ऑर्बिट में। ठीक है, कौन सी एक्सीज है ये कौन सी एक्सीज है? ये मेजर एक्सीज है। कितनी होती है मेजर एक्सीज की टोटल डिस्टेंस? यहाँ से यहाँ तक कितना होता है? A। ये कितना होता है? A होता है ना, और ये भी कितना होता है? A। ठीक है, और ये जो एक्सीज है ये वाली, ये कौन सी एक्सीज कहलाती है? ये वाली माइनर एक्सीज, ये माइनर एक्सीज है। ठीक है, ये फारदेस्ट पॉइंट है, ये सन से कौन सा पॉइंट है? फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम द सन को क्या कहते हैं? एपीहीलियन या पेरीहीलियन? ये फारदेस्ट पॉइंट। जब प्लैनेट इस पॉइंट से पास करेगा ना, ए डैश से, जब प्लैनेट ए डैश से पास करेगा तो वो कहाँ होगा? सबसे दूर होगा, फार पॉइंट पे होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा फार पॉइंट पे होगा। ठीक है, इस पॉइंट को अपोजी या एपीहीलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? एपीहीलियन, या अपोजी भी कह सकते हैं, APOGEE। जब प्लैनेट इस पॉइंट से पास करेगा, देखो जब प्लैनेट यहाँ से पास करेगा ना, यहाँ से, तो वो कहाँ होगा? सन के सबसे करीब होगा। इसको ए डैश कह दो, इसको ए कह दो। ठीक है, ये ए हो गया। ठीक है, ये जो होगा वो कौन सा पॉइंट होगा? नियरेस्ट पॉइंट टू द सन, NEAREST, नियरेस्ट पॉइंट। सन यहाँ है ना, ये सन है, टू द सन। इसे क्या कहते हैं? पेरीहीलियन, पेरीहीलियन। ठीक है, या पेरीगी, पेरीगी। ठीक है, तो जो सबसे दूर पॉइंट है सन से वो कौन है? फारदेस्ट पॉइंट एपीहीलियन। और जो सबसे करीब पॉइंट है वो कौन है? पेरीहीलियन है। जब प्लैनेट इस पॉइंट से पास करेगा तो सन के सबसे करीब होगा, और जब इस पॉइंट से पास करेगा तो सन से
दूर होगा। ठीक है, अलग अलग प्लैनेट की इलिप्टिसिटी अलग अलग है। ये ऑब्जेक्ट की इलिप्टिसिटी प्लैनेट की इस ऑर्बिट की इलिप्टिसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, हमारा जो अर्थ है उसकी अर्थ का जो ऑर्बिट है अराउंड द सन, उसकी इलिप्टिसिटी क्या है, कम है, बहुत कम है। ठीक है, कितनी है मेरे पास डेटा, आपको नेट पे डेटा मिल जाएगा। मेरे पास भूल गया कितनी इलिप्टिसिटी है, कितनी इलिप्टिसिटी होती है, मेरे जहन में नहीं है। ठीक है, कम होती है। ठीक है, समझ गया ना मेरी बात को? तो क्लियर हो गया? तो क्या है पहला लॉ कि एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट सच दैट सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ द टू फोकाई ऑफ द इलिप्टिकल पाथ। ठीक है, सेकंड लॉ क्या है, याद करने की जरूरत नहीं, आपके 11th वालों को याद नहीं आएगा ये है लॉ ऑफ एरिया। सेकंड लॉ क्या है, लॉ ऑफ एरिया। क्या है सेकंड लॉ? एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट, द एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन रिमेन्स कांस्टेंट। द एरियल वेलोसिटी किसे कहते हैं? एरियल, AREAL, एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट। वेलोसिटी क्या होती है? अराउंड द सन। एरियल वेलोसिटी का मतलब क्या? अराउंड द सन रिमेन्स कांस्टेंट। सन की जो एरियल वेलोसिटी होती है, प्लैनेट की जो एरियल वेलोसिटी है अराउंड द सन, वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है। क्या मतलब है इस बात का? दैट इज एरियल वेलोसिटी का मतलब, वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होती है? तो एरियल वेलोसिटी क्या होती है? एरिया अपॉन टाइम। एरियल वेलोसिटी क्या होती है? एरिया अपॉन टाइम। एरिया कौन स्वेप्ट आउट करेगा यहां? लाइन जॉइनिंग द सन एंड प्लैनेट, दैट इज लाइन जॉइनिंग। क्या मतलब है इस बात का? लाइन जॉइनिंग द सन। अरे यार कैसा खून पी रहा है ये मेरा, हटा यहाँ से। तो वीडियो ऑन कर लीजिए शायद कट जाती है। ठीक है, दैट इज लाइन जॉइनिंग द सन, दैट इज द लाइन जॉइनिंग द सन टू द प्लैनेट swept out equal areas in equal interval of time, in equal interval of time। समझे मेरी बात को? सन और प्लैनेट को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है, ये देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, ये हमारा ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है अराउंड द सन। ठीक है, ये आपका इलिप्टिकल ऑर्बिट है अराउंड द सन। यहाँ पे ये सन है, दिस इज द सन इज सिचुएटेड एट द फोकस। ठीक है, ये प्लैनेट है, प्लैनेट को यहाँ पकड़ लिया, ये प्लैनेट को ज्वाइन करने वाली लाइन है। प्लैनेट यहाँ पे P1 ऐसे रिवॉल्व कर रहा है प्लैनेट अराउंड द सन। तो प्लैनेट और सन को ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन है, जब प्लैनेट रिवॉल्व करेगा तो एरिया स्वेप्ट आउट करेगी। प्लैनेट अगर यहाँ से यहाँ पहुँच गया, मान लो प्लैनेट P1 से कहाँ पहुँच गया? P2। कितने टाइम में पहुंच गया? यहाँ पे प्लैनेट किसी टाइम पे था, मान लो T=T1 टाइम पे था, तो और यहाँ पे पहुंचने में उसे कितना टाइम लगा? T प्लस डेल्टा T। ठीक है, T1 प्लस डेल्टा T, यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लग रहा है उसको? डेल्टा T टाइम है, एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है। ठीक, तो इस सन और प्लैनेट को ज्वाइन करने वाली लाइन ने कितना एरिया स्वेप्ट आउट किया? इतना एरिया स्वेप्ट आउट किया है। ठीक है, अब अगर मैं प्लैनेट को यहाँ पकड़ लूँ, मान लो मैंने यहाँ पकड़ लिया कहीं, मैं इस प्लैनेट को अगर मैं यहाँ पे पकड़ लूँ, यहाँ मान लो मैंने यहाँ प्लैनेट को पकड़ लिया P4 पॉइंट पे, कितने समय पे? किसी टाइम T2 पे, T2 टाइम पे। ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ तक जितना टाइम पहुँचने में लगा, उतने ही टाइम, सेम टाइम के बाद अगर प्लैनेट को मैं यहाँ पे कैच करूँ डेल्टा T टाइम के बाद, तो डेल्टा T टाइम में प्लैनेट मान लो यहाँ पहुँच गया। यहाँ कितना टाइम लगा प्लैनेट को पहुँचने में? T2 प्लस अगेन डेल्टा T। कहाँ पहुँचने में? ये पॉइंट हो गया कौन सा आपका? P3। ये कौन हो गया? P4। ठीक है, तो देखो यहाँ प्लैनेट कितने टाइम पे था? T2 टाइम पे था, और यहाँ पे कितने टाइम पे है? T2 प्लस डेल्टा T। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लग रहा है उसको? डेल्टा T। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लग रहा है उसको? डेल्टा T। ठीक है, तो ये जो एरिया होगा, ये वाला जो एरिया होगा, कौन सा वाला एरिया? ये जो एरिया होगा, ये एरिया और ये एरिया जो होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे।
एरिया स्वेप्ट आउट बाय द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट टू द सन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ये यहां से यहां तक का टाइम और यहां से यहां तक का टाइम सेम है तो ये एरिया और ये एरिया दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ये कहता है कि एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट जो है वो क्या होती है, कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी किसे कहते हैं, यानी दैट इज एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी क्या होती है, dA अपॉन dt। dA अपॉन dt ये जो है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है एरियल वेलोसिटी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, दिस इज एरिया, dA अपॉन dt। ठीक है, प्लैनेट की एरियल वेलोसिटी अराउंड द सन जो है वो क्या बनी रहती है, कांस्टेंट बनी रहती है। लाइन जॉइनिंग द सन टू द प्लैनेट स्वेप्ट आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नाउ सिंस, मेरी बात सुनो ध्यान से, सिंस ये जो एरियल वेलोसिटी है ये क्या होती है, ये जो एरियल वेलोसिटी है dA अपॉन dt, रोटेशन में आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं, रोटेशनल डायनेमिक्स में L अपॉन 2m, ये किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, L अपॉन 2m के। L क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट, और m क्या है, मास ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, L अपॉन dA अपॉन dt क्या है, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होने का क्या मतलब, बोलो, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होने का क्या मतलब है, बोलो, हैं? एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब ये हुआ, ये कांस्टेंट होने का मतलब क्या, L अपॉन 2m इज इक्वल टू कांस्टेंट, यही तो मतलब है, हैं? अब L तो कांस्टेंट है, मास तो कांस्टेंट है प्लैनेट का, 2 भी कांस्टेंट, तो इस कांस्टेंट में जाके ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या, मॉड ऑफ L इज इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। यानी प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम अराउंड द सन क्या बना रहता है, कांस्टेंट बना रहता है। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, mvr, m इज द मास ऑफ द प्लैनेट, v इज द वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट, r इज द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन, तो mvr इज इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। अब मास ऑफ द प्लैनेट तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब vr इज इक्वल टू क्या, बोलो, कांस्टेंट। ठीक है, v और r का प्रोडक्ट अराउंड द सन क्या होता है, कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, क्या कांस्टेंट होता है, v और r का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। यानी v जो है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, बोलो, r के। ठीक है, r क्या है, डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। जब r कम होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, यानी प्लैनेट जितना करीब होता जाएगा सन के उसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, जितना दूर होगा स्पीड क्या होगी, उतना कम होगी, उतना कम स्पीड से रिवॉल्व करेगा अराउंड द सन। तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इसको, इस रिजल्ट को अगर मैं अप्लाई करूं, मान लो मेरे पास ये किसी प्लैनेट का ऑर्बिट है अराउंड द सन और ये सन है, तो अगर हम यहां वेलोसिटी दिखाएं पॉइंट P1, यहां पर अलग अलग पॉइंट पे वेलोसिटी ले रहा हूं। ठीक है, देखो मैंने 4 पॉइंट मेंशन कर दिए, यहां पे वेलोसिटी v1 है मान लो, यहां पे वेलोसिटी v2 है, यहां पे वेलोसिटी v3 है और यहां पे वेलोसिटी v4 है। बता सकते हो, ये 4 पॉइंट है, 1 2 3 एंड 4। बताओ, बता सकते हो वेलोसिटी कैसे है प्लैनेट की, हैं? सबसे करीब पॉइंट कौन है, हैं? सबसे करीब पॉइंट कौन है, 3। ये कौन सा पॉइंट है, हैं? बताया था ना, एपीहीलियन एंड पेरीहीलियन। पेरीहीलियन है, पेरीहीलियन नियरेस्ट पॉइंट होता है टू द सन, ये नियरेस्ट पॉइंट है। तो जब प्लैनेट यहाँ से पास कर रहा होगा तो वो सन के सबसे करीब होगा। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा वेलोसिटी कहाँ पर है, v3 पे। फिर कहाँ पर है, फिर कहाँ पर है, ये v4, देखो v4 वाला पॉइंट है। फिर कहाँ पर है, हैं, v1, और सबसे दूर वाला पॉइंट कौन है, ये है v2। ठीक है, सबसे दूर वाला पॉइंट ये है v2। क्लियर। नाउ थर्ड लॉ, थर्ड लॉ क्या है, बोलो, लॉ ऑफ, टोटल कितने लॉज हैं, 3 लॉ है यार। लॉ ऑफ पीरियड, the square of time period of planet,
द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट is directly proportional to the cube of semi major axes. सेमी मेजर एक्सीस यानी टाइम पीरियड का स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सेमी मेजर एक्सीस के क्यूब के। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास रिलेशन मिलेगा न्यूमेरिकल करने के लिए। क्या होगा वो न्यूमेरिकल के लिए रिलेशन, दो जगह से क्वेश्चन आता है बच्चों, एक तो सेकंड लॉ से और एक यहाँ न्यूमेरिकल से। क्या आ जाएगा, अगर दो टाइम पीरियड के, दो प्लैनेट के टाइम पीरियड को कंपेयर करोगे तो T2/T1 का होल स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, बोलो, A2/A1 के होल क्यूब के। ये रिलेशन लगा के आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो। एक प्लैनेट का टाइम पीरियड दिया होगा, दूसरे प्लैनेट का टाइम पीरियड निकाल सकते हो। क्वेश्चन देखें अगर कोई हाइपोथेटिकल प्लैनेट के लिए, द डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन is 8 times (16 times) ले लो, 16 times the distance of Earth from Sun. Find time period of planet. फाइंड टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट। मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन मैंने यहाँ, ये क्वेश्चन हमारे सामने है, बताइए। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। जो अर्थ का जो प्लैनेट है ना, प्लैनेट का टाइम पीरियड बताना है। अर्थ का टाइम पीरियड T1 है, का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लैनेट की जो वो डिस्टेंस है वो कितना है, 16 टाइम्स द अर्थ डिस्टेंस। ठीक है, अगर अर्थ का डिस्टेंस जो है A2 यानी 16 टाइम्स अर्थ का, अगर डिस्टेंस कितना है R है, मान लो अर्थ की डिस्टेंस कितनी R है, प्लैनेट अर्थ की, तो इसकी कितनी है 16R। ऐसा ही कुछ है ना। ठीक है, R से R कैंसिल हो गया तो कितना हो गया 16 की पावर कितना हो जाएगा, T2/T1 इज इक्वल टू 16 टू द पावर 3/2। और 3/2 को क्या लिखोगे, 4 का स्क्वायर की पावर 3/2 यानी 4 का क्यूब, यानी कितना आ गया 4 क्यूब इंटू T1 है। T2 से T2 कैंसिल हो जाएगा ना, यानी 64 T1। 64 T1 का क्या मतलब है, 64 अर्थ ईयर। अरे अर्थ का जो एक साल 64 अर्थ ईयर, उसका एक साल प्लैनेट एक पूरा रोटेशन लेगा कितने ईयर्स में, अर्थ के 64 ईयर्स में। ठीक है, तो यहाँ 64 साल का व्यक्ति वहाँ कितने साल का होगा, एक साल का। क्या है आज का लेक्चर हमारा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। on the basis of Kepler's law of planetary motion, on the basis of Kepler's law of planetary motion, Newton stated his famous law of gravitation, famous law of gravitation। क्या है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, every two objects in the universe
attracts each other ठीक है, every two objects in the universe attracts each other and force of attraction between objects is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. समझ में आ रही है मेरी बात? and inversely proportional to the square of the distance between them. तो अगर दो मासेस हैं m1 और m2, ये 2 पॉइंट मासेस हैं मान लो m1 m2, इन दोनों के बीच में जो फोर्स है, ये वाला मास इस वाले मास को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये फोर्स कहलाएगा क्या? F21। F21 क्या होगा? फोर्स ऑन मास 2 ड्यू टू मास m1, ठीक है। ये क्या होगा? F12 फोर्स ऑन मास m1 ड्यू टू मास m2। ये क्या है? अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। क्या होगा? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द मासेस। आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द मासेस। ए एंड बी पे 2 मासेस हैं, तो यहाँ पे जो है एफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा? बोले तो m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या होगा यहाँ? कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो है यहाँ पे जी कहलाता है, ठीक है, कैपिटल जी। कैपिटल जी क्या कहलाता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल जी जो है ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है बच्चों, ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होती है? बोलो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। इट एक्ट्स, ये फोर्स कहाँ एक्ट करता है? इट एक्ट्स along the line joining the masses, line joining the center of masses, ठीक है। it is a weak force, कैसा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक फोर्स है। एंड इट्स रेंज कितनी है इसकी? इज लार्ज, वेरी लार्ज रेंज है, इनफाइनाइट, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस कौन है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, बट उनकी रेंज कैसी है? बहुत स्मॉल है, स्मॉल रेंज फोर्सेस हैं, ठीक है। ये फोर्स कैसा है? वीक है। रेंज कैसी है इसकी? लार्ज है, लार्ज रेंज फोर्स है ये, ठीक है। द फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ, दिस फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ, किससे इंडिपेंडेंट है ये? चार्ज से। दिस फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, ठीक है। बॉडी के ऊपर, मास के ऊपर डिपेंड करता है, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। सेंट्रल का मतलब होगा ये एक्ट करता है अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द मासेस, ठीक है। मासेस के सेंटर को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है, उस लाइन के अलोंग ये एक्ट कर रहा होता है। क्लियर हो गया? तो ये न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जिस पे हम बात करने जा रहे हैं ना। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल
बता सकते हो? हैं? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है बच्चों? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी मास ड्यू टू any other mass does not change due to the presence of other masses in the system. Other masses in the system. ठीक है, किसी भी मास के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, gravitational force on any mass due to any other mass does not change due to the presence of other masses in the system. ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब सुनो बच्चों, मान लो ये कोई मास है, ये कोई मास है m0, ठीक है। इस मास से ये कोई मास है m1, तो ये वाला मास इस वाले मास को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा ना। कितना होगा ये फोर्स इसके ऊपर? इसको मैं लिख सकता हूँ F01 फोर्स ऑन m0 ड्यू टू मास m1। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि इस मास ने इस मास के ऊपर जो फोर्स लगाया है, इस फोर्स का ना तो मैग्नीट्यूड और ना ही डायरेक्शन, ठीक है, इस फोर्स का ना तो मैग्नीट्यूड और ना ही डायरेक्शन चेंज होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर मासेस इन द सिस्टम। मीनिंग टू से कि अगर इसके सराउंडिंग में एक और मास आ जाए तो इस मास की प्रेजेंस की वजह से इसका इसके ऊपर लगाया गया फोर्स जो है वो अफेक्ट नहीं करेगा। वेदर दिस मास इज प्रेजेंट और नॉट, ये इसके ऊपर ऐसे ही फोर्स लगाता रहेगा, ठीक है। इस मास की प्रेजेंस इसके ऊपर लगाए गए फोर्स को अफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है ये। सन अर्थ के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है, सन ने अर्थ के ऊपर जो फोर्स लगाया है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये फोर्स मून की प्रेजेंस की वजह से अफेक्ट नहीं होगा। मून अपना फोर्स लगाएगा अर्थ पे, सन अपना फोर्स लगाएगा अर्थ पे। ऐसा नहीं होगा कि मून की प्रेजेंस की वजह से सन जो अर्थ पे फोर्स लगा रही है वो फोर्स जो है वो क्या हो जाए? चेंज कर जाए, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी मास ड्यू टू एनी अदर मास डज नॉट चेंज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर मासेस इन द सिस्टम। होगा क्या कि ये अपना फोर्स लगाएगा, ये अपना फोर्स देगा m0 को, और ये वाला m0 इसने जो फोर्स दिया है m0 को, ये फोर्स इस फोर्स की वजह से अफेक्ट नहीं होगा। वेदर दिस मास इज प्रेजेंट और नॉट, ये फोर्स ऐसे ही लगाता रहेगा। सिस्टम में कितने ही मासेस क्यों ना हो, किसी भी एक मास के लिए या nth मास आ गया, किसी भी एक मास का फोर्स जो है अदर मासेस की प्रेजेंस की वजह से चेंज नहीं होता। जब नहीं होता तो हम क्या कर सकते हैं? अब होगा क्या कि ये जो पॉइंट P पे मास m0 रखा हुआ है, अब ये 1 2 3 इंडिविजुअल हर एक मास इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स आएगा वो क्या आएगा? वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस अप्लाइड बाय दीज इंडिविजुअल मासेस, ठीक है। तो द नेट फोर्स ऑन मास m0, तो द नेट फोर्स ऑन mass m0 is equal to the vector sum of individual forces, applied by individual masses, ठीक है। आप ऐसे भी कह सकते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को, जो इंडिविजुअल मास फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तो F0 जो होगा, नेट फोर्स जो होगा वो कितना होगा? F01 प्लस F02 प्लस डैश 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 प्लस F0n। सारे के सारे फोर्सेस का क्या कर दोगे? बोलो, वेक्टर सम। और वेक्टर सम कैसे करते हैं मैंने बताया है आपको। अगर हमें दो वेक्टर का सम करना है तो कैसे करेंगे? हैं? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। और दो से ज़्यादा वेक्टर का सम करना है तो कंपोनेंट मेथड से, पॉलीगॉन लॉ लगा के या कंपोनेंट मेथड से,
ठीक है, आई कैप जे कैप की फॉर्म में सारे वेक्टर्स को लिख के सिंपली ऐड कर देंगे, वेक्टर एडिशन ले लेंगे, या नेट एक्स कंपोनेंट नेट वाई कंपोनेंट निकाल के फिर रिजल्टिंग वेक्टर निकालेंगे। ठीक है, 3 point masses each equal to 4 kg are held fixed at the vertices of an equilateral triangle of side 2 meter. Find a gravitational force on any mass due to remaining masses in the system. आसान सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा। ठीक है, सुपरपोजिशन पे कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के कितने कॉर्नर पे, 3 कॉर्नर पे 2 मीटर साइड का इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये 4 kg मास है, यहाँ 4 kg मास है, ये 4 kg मास है। 3 पॉइंट मासेस 2 मीटर साइड के इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पर रखे हुए हैं। किसी एक मास के ऊपर फोर्स बताना है ड्यू टू रिमेनिंग मासेस इन द सिस्टम। ठीक है, तो कोई भी एक पकड़ लो, मान लो ये वाला मास पकड़ लिया हमने, इस पे ये ए, ये बी और ये सी। तो देखो ये वाला मास क्या करेगा, इस वाले मास को, ये वाला मास इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट। ये क्या होगा, एफ ए बी, फोर्स ऑन मास ए ड्यू टू मास एट बी। क्या होगा एफ ए बी, जी M1 कितना है बोलो, 4 इंटू M2 कितना है 4 अपॉन आर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, तो एक कट गया, ये क्या आया 4G के टर्म में, अभी जी के टर्म में लेता हूँ। ठीक है, एफ ये वाला मास इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। देखो बिना एरो बनाए जब तक आप एरो नहीं दिखाओगे ना, फोर्स एरो, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये वाला मास इसको अट्रैक्ट करेगा। ये क्या होगा, फोर्स, ये होगा FAC, और FAC क्या आएगा बोलो जल्दी से, जी M1 कितना है 4, M2 कितना है 4 अपॉन आर स्क्वायर, आर मतलब कितना 2 का स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कितना आ गया 4G, दोनों क्या आ गया सेम। ठीक है, अब नेट रिजल्टिंग फोर्स क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर दो, और इन दो फोर्सेस को कौन ऐड करेगा, इनके पैरेललोग्राम का डायगोनल। चूंकि दोनों फोर्सेस बराबर हैं, तो बराबर हैं तो डायगोनल क्या करेगा, यहाँ बाइसेक्ट कर देगा, यहाँ आ जाएगा बाइसेक्ट, कितने एंगल पे आ जाएगा डायगोनल, 30 डिग्री का एंगल पे, ये आ जाएगा एफ नेट। ठीक है, कितना आ जाएगा नेफ्ट, ये एंगल कितना है, ये 60 डिग्री है, तो एफ नेट आ जाएगा अंडर रूट एफ स्क्वायर F1 स्क्वायर, F1 कितना है 4G, प्लस F2 स्क्वायर, F2 कितना है 4G, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू cos 60, cos 60 कितना होता है हाफ, तो ये कट जाएगा, तो ये भी 4G स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट के अंदर कितने 4G स्क्वायर हो गया, 3, तो 4G स्क्वायर बाहर आके कितना हो गया 4G अंडर रूट 3 है। जी की वैल्यू डाल दो, जी की वैल्यू कितनी है 4 अंडर रूट 3 इंटू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन। इतना आंसर जितना भी आता है 26.68 इंटू रूट 3 क्यों करता है यार, इंटू 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, ये आंसर आ गया इतना न्यूटन। ठीक है, रूट 3 की वैल्यू 1.73 होती है, तो 1.7 के अप्रॉक्सीमेट ले ली मैंने। हमारा शेल थ्योरम, शेल थ्योरम लिखो। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम,
इफ अ पॉइंट मास, पहला अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम फर्स्ट पॉइंट लिखो, इफ अ पॉइंट मास लाइज आउटसाइड spherical shell स्लैश स्फेयर, पॉइंट मास कहां पर है? स्फेरिकल शेल या कहां है? स्फेयर। स्फेयर कहने का मतलब कौन सा स्फेयर? सॉलिड स्फेयर, ठीक है। विद अ स्फेरिकली सिमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन, विद अ स्फेरिकली सिमेट्रिक mass distribution mass slash sphere, the shell slash sphere attract the point mass, attract the point mass as if the whole mass of the sphere, the whole mass of the sphere were concentrated at its center, were concentrated at its center, ठीक है। अगर ये कोई स्फेरिकल सिमेट्रिकल मास है, सुन ले ध्यान से, ये कोई स्फेरिकल सिमेट्रिकल मास है, शेल हो या सॉलिड स्फीयर हो, एम मास का, ठीक है। इसके आउटसाइड अगर कोई पॉइंट मास है एम मास आर, तो ये स्फीयर इसको ऐसे अट्रैक्ट करेगा जैसे कि होल मास ऑफ दिस स्फीयर इज कॉन्सेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। अगर मैं इस पूरे स्फीयर के होल मास को सेंटर पे रख दूं, तो सेंटर पे रख दूं, दोनों मास के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? आर। और अब न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगा दूं, तो ये दोनों पॉइंट मासेस जैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि होल मास ऑफ द, ये दोनों मासेस, ये स्फीयर इसको कैसे अट्रैक्ट करेगा? जैसे कि होल ऑफ द मास इज कॉन्सेंट्रेटेड एट इट सेंटर। तो इस पॉइंट मास के ऊपर इस स्फेरिकल सिमेट्रिकल मास की वजह से जो फोर्स होगा ये इसको अट्रैक्ट करेगा ना। कितना होगा वो फोर्स? F इज इक्वल टू GMM अपॉन आर स्क्वायर। इस स्फेरिकल सिमेट्रिकल मास से, इस पॉइंट के सेंटर से इस पॉइंट मास की डिस्टेंस ले लेंगे, ठीक है। यानी अगर ये अर्थ है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल मास कंसिडर करते हैं हम अर्थ को, अगर ये अर्थ है तो अर्थ के आउटसाइड कोई भी मास है, तो शेल थ्योरम लगा के इस मास के ऊपर फोर्स हम कैसे निकालेंगे कि कौन सी डिस्टेंस लेंगे? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर से लेंगे उस पॉइंट मास की डिस्टेंस, ठीक है। इफ द पॉइंट मास, दूसरा लिखो इस शेल थ्योरम में, इफ द पॉइंट मास लाइज इनसाइड स्फेरिकल शेल, पॉइंट मास अब कहां पर है? इनसाइड द स्फेरिकल शेल, देन the gravitational force on point mass is zero, on point mass is zero, ठीक है। अगर अर्थ हॉलो स्फीयर होती, तो हॉलो स्फीयर के अंदर, अर्थ के अंदर जो है किसी भी बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता? जीरो होता, ठीक। दूसरी ये है कि इफ पॉइंट मास लाइज इनसाइड स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल यूनिफॉर्म शेल, यू कैन से यूनिफॉर्म शेल, यूनिफॉर्म भी होनी चाहिए, ठीक है। स्फेरिकल यूनिफॉर्म शेल, देन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन पॉइंट मास जो होगा वो क्या होगा? जीरो होगा, पॉइंट मास क्या? ठीक है। पॉइंट मास मतलब जिसका साइज कंसिडर ना किया जाए, जिसका वॉल्यूम जीरो हो, उसे पॉइंट मास कहते हैं, ठीक है। क्लियर, ठीक है। अगर इसका मास, जिसका साइज जीरो, इसका मास इसके कंपैरिजन में बहुत छोटा सा है, तो ये पॉइंट मास हो जाएगा, ठीक है। जिसका साइज को हम कंसीडर ना करें, इस आर के कंपैरेटिवली इसका
साइज़ बहुत छोटा हो तो उसे पॉइंट मास कंसिडर करते हैं। तो अगर हॉलो स्फेरिकल शेल के अंदर, इसका मतलब क्या होगा, क्या होगा, ग्रेविटेशन फोर्स 0 होगा, किसी भी मास के ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स 0 होगा। ठीक है।